नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर आपके सी प्रोग्रामिंग की सीरीज जो है आपके लिए अभी चलाई जा रही है। इससे पहले आपके कंप्यूटर के फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, एसक्यूएल और पाइथन की कंप्लीट सीरीज जो है चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दी गई है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आप जरूर चेक कीजिएगा। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाइज वीडियो अवेलेबल है और इनकी कंप्लीट एक एक बुक्स जो है सब्जेक्ट वाइज आ रही हैं, जिनको आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत जल्द उसका एक लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम जिस दिन भी उस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। साथ ही आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको डायरेक्ट उसका लिंक भी मिल जाएगा। आज हम जो हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर कल का जो टॉपिक पढ़ा था उसको रिपीट करने के साथ ही कुछ नए टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, जैसे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उनके बारे में। और वो भी पूरा डीपली में, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है, एक एक टॉपिक को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में इन क्वेश्चंस में से अगर आपका कोई भी पॉइंट आता है तो आप उनको आसानी से क्लियर कर पाएं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक और लास्ट जो है रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करके आप जो ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो जैसी अपलोड होती है उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो कल वाले हमने जो चैप्टर था उसके अंदर देखा था डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। मैं इनको फास्टली थोड़ा आपको रिपीट करवा देता हूं ताकि आज के टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, सिंपल सी बात होती है कि आपके पास जो भी आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे बार बार, वो सारे के सारे एक डेटा के रूप में गिने जाते हैं। जैसे किसी का एज है, किसी का नेम है, हाइट है, जेंडर है, तो ये सारा का सारा क्या है, एक डेटा है। अब ये डेटा क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसलिए इनको हैंडल करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड डेटा टाइप बनाए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, आपके उस वैल्यू के अनुसार जो है आपके उस कंपाइलर को ये बताता कि ये डेटा इस प्रकार का है, ठीक है ना। तो डेटा टाइप से बेसिक सा आप यहाँ पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई प्रोग्राम के अंदर जो अलग अलग टाइप का जो डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए जो है डेटा टाइप डिक्लेयर किए जाते हैं। अब देखिए, सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए अलग अलग टाइप के प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, यानी पहले से बने होते हैं। डेटा टाइप के दो प्रकार है, एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड या डिराइव्ड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आपको मेनली मैंने आपको बताया था कि प्री डिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है उसको आप प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप को प्राइमरी डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं। और इसके चार प्रकार होते हैं प्रिमिटिव के: इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप इनका प्रयोग जो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन के रिटर्न टाइप के टाइम जो है करते हैं। और इसके अंदर आपको जो है आगे पढ़ने से पहले साइन क्वालिफायर के भी बारे में बताया था। साइन क्वालिफायर दो प्रकार के होते हैं, साइंड और अनसाइंड। साइंड के अंदर जो है साइन के अंदर जो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकती हैं, जबकि अनसाइंड के अंदर आप सिर्फ जो है पॉजिटिव वैल्यू ही एंटर करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके डेटा टाइप का जो डेटा टाइप है उसके लिए आप साइज कितना होगा, इसके अंदर रेंज क्या होगी और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगी, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप जब डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आप इन रेंज को चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पेशली बताना चाहूंगा कि इंटीजर के लिए आपके 4 बाइट की जगह होती है, जिसमें आप %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। अनसाइंड के लिए आप 4 बाइट, %u शॉर्ट के लिए 2 बाइट, %d अनसाइंड शॉर्ट के लिए 2 बाइट, %u लॉन्ग के लिए 4 बाइट और %d अनसाइंड लॉन्ग के लिए 4 बाइट और %u। फिर होता है आपके कैरेक्टर, उसके लिए 1 बाइट और %c। अनसाइंड कैरेक्टर के लिए %c और ये भी 1 बाइट ही लेगा। फ्लोट के लिए 4 बाइट और %f। डबल के लिए साइज होगा आपके 8 बिट, ठीक है, 8 बाइट सॉरी, और डबल के लिए 8 बाइट। और यहाँ पर परसेंटेज स्मॉल में l और f। लॉन्ग डबल के अंदर क्या होगा, 10 बाइट्स होगा, लेकिन इसके अंदर आपको कैपिटल में l होगा, बाकी स्मॉल में f होगा। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड देखे थे, जिसमें आप प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से नया डेटा टाइप बनाते हैं, उसको हम डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। इसका मेनली जो यूज होता है वो प्रोग्राम की रीड एबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसमें कुछ आपको मैंने बताया था कि एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और फंक्शन, ये जो है कॉमन डिराइव्ड डेटा टाइप के उदाहरण हैं। इसके बाद मैंने आपको मेन फंक्शन के बारे में बताया था। मेन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग, जब सी प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तब आपके प्रोग्राम में मौजूद मेन फंक्शन कंपाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंट्री
और एग्जिट पॉइंट के लिए काम करता है। ये कंपाइलर है और ये यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है मान लीजिए। तो इसके लिए यहाँ पर एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए यहाँ पर बीच में जो होता है वो होता है आपके मेन फंक्शन जो होता है वो काम करता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसको डिक्लेयर करने के दो तरीके बताए थे, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड। आप नॉन स्टैंडर्ड के अंदर वॉइड मैन का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड के लिए आप क्या करते हैं, रिटर्न जीरो का यूज करते हैं इंटीजर मैन के साथ। अब ये रिटर्न जीरो का भी मैंने कल आपको लॉजिक बताया था कि रिटर्न जीरो क्यों यूज करते हैं। तो रिटर्न जीरो का मतलब है कि जब कोई कंपाइलर स्टेटमेंट को चेक करते 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 नीचे आता है और लास्ट में जब रिटर्न जीरो पे पहुंचता है तो उसका मतलब ये है कि ये सभी लाइंस के अंदर एरर को क्लियर करने के बाद या कोई एरर नहीं मिली इसलिए यहाँ पर रिटर्न जीरो पे पहुंचा है। तो इसका सिंपल सा मीन बनता है कि यहाँ पर ये जो जीरो है ये आपको ओएस को जो है ये रिटर्न होगा, तो ओएस समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद हमने कमेंट्स के बारे में देखा था। तो कमेंट्स क्या होता है, किसी स्टेटमेंट के बारे में दिया गया एक डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट नोट या स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। एडिशनल जो टेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो होता है। तो ये हम यूज क्यों होते हैं, किसी भी स्टेटमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो। इसके भी दो तरीके हैं आपके, एक तो सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल के लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं, उसके आगे आप स्टेटमेंट को लिखते हैं। और मल्टी लाइन के लिए आप स्लैश फॉरवर्ड स्लैश स्टार और इसके बीच में जो भी आपके कमेंट है उसके बाद आप स्टेरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश ऑफ को यूज करते हैं, जिससे हम जो है इनको बंद कर देते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे आपको, ठीक है ना। साइन क्वालिफायर क्या होते हैं, तो साइन क्वालिफायर हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए। ये दो प्रकार के होता है, साइंड और अनसाइंड। साइंड के अंदर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव, साइंड के अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन अनसाइंड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही जाएगी। उसके बाद में सी भाषा में डेटा टाइप कितने प्रकार के, ये भी हमने देखा था, प्रिमिटिव और डिराइव्ड, ठीक है ना। सी भाषा में कमेंट क्या होता है, तो ये किसी भी स्टेटमेंट के बारे में दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। सी भाषा में मल्टी लाइन कमेंट को कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क, उसके बाद में ये कमेंट और वहां पर आपको एस्टेरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। रिटर्न जीरो क्या दर्शाता है भाई सी भाषा में, तो ये दिखाता है कि भाई जब सभी स्टेटमेंट चेक कर लिए गए हैं कंपाइलर के थ्रू तो उसके अंदर कोई एरर नहीं मिले तो फिर वो रिटर्न जीरो पे आता है। और रिटर्न जीरो दिखाता है कि वो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब ये ओएस को बताएगा रिटर्न जीरो कि भाई ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। चलिए अब इस पड़ाव को पार करने के बाद हम जो है आज की क्लास समझते हैं, जिसको समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि आपने कल का टॉपिक जो है रिपीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा कि हमारे इस आज के टॉपिक के अंदर जो पॉइंट आ रहा है, सबसे पहला है हमारा वेरिएबल के बारे में, ठीक है। ये वेरिएबल है। अब देखिएगा यहां पर कि आपके पास कोई मेमोरी है, मान के चले इस मेमोरी के अंदर पता आपको हजारों लाखों, मतलब आप मान सकते हो बहुत सारी जगहें होती हैं जिनको हम सेल से या किसी से भी निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें अपन जो डेटा भेज रहे हैं तो वो डेटा कहां पर स्टोर होगा, तो उस डेटा को वापस एक्सेस भी अपन को करना पड़ेगा फ्यूचर में। भाई मेमोरी में डेटा स्टोर क्यों करवाया जा रहा है, वो इसलिए स्टोर करवाया जा रहा है ताकि हम बाद में उसको यूज करें। अगर वो अस्थायी रखें कि भाई हमें इसका कोई यूज नहीं, तो फिर तो हम मेमोरी में स्टोर भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास एक वैल्यू है ये 20, मुझे इसको कहीं पर स्टोर करना है मेमोरी में ताकि मैं इसको बाद में यूज ले सकूं अर्थमेटिक कैलकुलेशन या कोई भी अदर प्रोग्राम के अंदर। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा भाई, इस प्रोग्राम के अंदर वापस इसको यूज लेना है, तो मैं इसको जब मेमोरी में स्टोर करूंगा तो उस मेमोरी को, आप जिस मेमोरी के अंदर ये आकर यहाँ पर ये स्टोर हो गया मान लेते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये 20 स्टोर कहां पर हुआ है। इस 20 को जो मैंने जो 20 वैल्यू स्टोर की है, तो इस जगह का नाम मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करता हूं, इस जगह को एक नाम दे देता हूं, जैसे मैं दे देता हूं x। तो बात क्या बनती है कि मेरे एक x नाम की जगह है जिसके अंदर 20 वैल्यू है, मतलब ये 20 वैल्यू स्टोर है x नाम की जगह के अंदर। और सिंपल सी बात है कि इस x, मतलब जो ये जगह का नाम है मेमोरी की, मेमोरी का जगह का जो ये नाम दिया गया है, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मेमोरी की वह जगह जहां पर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिसे आप कोई ना कोई नाम दे देते हैं, उसका नामकरण कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल का डेफिनेशन बनता है कि मेमोरी स्थान को दिया गया नाम क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी में हजारों लाखों सेल्स होती हैं जहां पर आपका अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर होता है। इन हजारों लाखों मेमोरी लोकेशन का न्यूमेरिक एड्रेस याद रख पाना मुश्किल होता है।
अतः इन मेमोरी लोकेशन पर डेटा स्टोर करने से पहले इन लोकेशन को नेम यानी आइडेंटिफायर दिया जाता है ताकि हम डेटा को वापस पहचान के एक्सेस कर सकें, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है जिसकी मदद से मेमोरी में डेटा स्टोर किया जा सकता है या उसे वापस निकाला जा सकता है। ध्यान दें कि वेरिएबल नेम डिफाइन करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। वो वेरिएबल के नियम होते हैं जिनको मैंने आपको विस्तार से आइडेंटिफायर वाले टॉपिक में समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा आप उसको रिपीट करके दिखा देता हूँ कि वेरिएबल का जो नाम होता है उसके स्टार्टिंग में आप वेरिएबल का जो नाम होता है उसके अंदर आप अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। 0 to 9 आप ये नंबर भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको कि इसमें जो स्टार्टिंग होता है, नाम का जो स्टार्टिंग होता है वह हमेशा अल्फाबेट से ही होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अल्फाबेट से ही होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया था कि ये जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, याद रखना, नहीं तो एरर आएगी। वेरिएबल हो चाहे आइडेंटिफायर हो, उसका नाम जो स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए, अल्फाबेट ही आना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था कि इसके नाम के स्टार्टिंग में या कहीं पर भी आप जो है अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। और पांचों मैंने बताया था कि कोई भी नाम के कहीं पर भी बीच में या कहीं पर भी आप स्पेस नहीं दे सकते हैं। और एक लास्ट बताया था कि हम जो है नाम के स्टार्टिंग में जो नंबर देते हैं तो नंबर तो अपना यहाँ पर हो गया कि नंबर नहीं दे सकते। एक चीज और होती है कि आप कोई भी स्पेशल सिंबल का भी यूज नहीं ले सकते, जैसे @ है, हैश है, क्योंकि इनका मीन पहले से इनको पता है, तो वो अपने लिए नहीं है, वो प्रोग्रामिंग के लिए है। तो ये चीजें मैंने आपको आइडेंटिफायर के अंदर बताई थी। अगर आपको और ज्यादा विस्तार से समझना है एक एक करके तो आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ये तो वेरिएबल था, अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने सी कंपाइलर को अपने वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। यानी मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं x, तो इसको मैं यहां पर जब वेरिएबल बना रहा हूं तो ये क्या है कि कंपाइलर को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसके बारे में, कि मैं इसके बारे में क्या कर रहा हूं कि भाई मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डालूंगा या जो भी है, तो इसके आगे आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, जैसे भी जो भी मान के चलते हो कि मैं लिखता हूं इंटीजर x, तो मैं बताऊंगा कंपाइलर को मैं एक x नाम का वेरिएबल ले रहा हूं जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर प्रकार का, यानी उसके अंदर नंबरिक वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे देखें, वेरिएबल के डेटा टाइप से कंपाइलर को पता चलता है कि वेरिएबल के लिए मेमोरी में कितना स्पेस एलोकेट होगा और मेमोरी में किस टाइप का डेटा होगा। यानी मैंने इस x के आगे इंटीजर लिखा है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसमें किस प्रकार का डेटा आ रहा है और वो कितना स्पेस जो है वो रिजर्व करेगा। ठीक है, अब देखो अब हम जानते हैं कि सी प्रोग्राम में प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है। अब देखिए, मुझे इसके अंदर डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है और वेरिएबल भी बनाना है, तो वो कैसे करेंगे प्रिमिटिव के लिए। देखिए, तो सिंटेक्स इसका है सिंपल सा कि पहले लिखेंगे आप डेटा टाइप फिर वेरिएबल करने हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीजर और नम एक नाम का वेरिएबल है, डेटा टाइप कौन सा, इंटीजर। कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप है, ch नाम का वेरिएबल है। फ्लोट नाम का यहाँ पर डेटा टाइप है और यहाँ पर हाइट नाम का एक वेरिएबल है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दूसरा एक तरीका और बताता हूं जिसमें आप एक ही लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं सभी, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उसका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये ch है तो मैं इसके आगे ऐसा नहीं लिख सकता हूँ इंटीजर num1 ch, नहीं, ch का डेटा टाइप अलग है भाई, देखो कैरेक्टर। तो इसका सिंटेक्स है भाई, आप डेटा टाइप लिखेंगे उसके बाद आप कोमा करके जितने वेरिएबल देना चाहे वो लिखिए और लास्ट में सेमीकोलन दे दीजिए इसकी तरह। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर प्रकार के 3 वेरिएबल लिए हैं तो मैं ले सकता हूँ एक ही लाइन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक शर्त याद रखनी है कि आपको इसका जो डेटा टाइप होता है वो सेम रखना चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज बहुत ही काम की है आपके। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे आपको बताता हूं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब वेरिएबल के लिए मेमोरी में नेम स्पेस असाइन हो जाता है। ठीक है, ये एक स्पेस आ जाएगा, जैसे मैं x नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा मेमोरी में। ठीक है, तो अब देखिए साथ ही उस वेरिएबल के लिए गार्बेज वैल्यू भी असाइन हो जाती है। भाई देखो, मैंने यहां पर सिर्फ लिख दिया इंटीजर num1, तो इसका मतलब है कि ये जो है अभी इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी है स्टोर करने के लिए। तो क्या करेगा कंपाइलर जो होगा वो आपका इसके अंदर एक गार्बेज यानी एक कचरा मान जो है वो स्टोर कर देगा, गार्बेज मान जो अनवांटेड है, जिसको आप चाहते नहीं है वो वहां पर स्टोर कर देगा मेमोरी। ठीक है ना,
कंपाइलर हमारे वेरिएबल को एक अनडिफाइंड वैल्यू असाइन करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। जब यूजर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है उस प्रोसेस को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यानी मैंने यहां पर लिखा इंटीजर एक्स, तो ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन मैं यहां पर लिखूंगा बराबर और उसके आगे मैं यहां पर जो भी कोई मान देता हूं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये तो होता है डिक्लेरेशन और ये होता है इनिशियलाइजेशन। लेकिन इसके लिए हम इनिशियलाइजेशन के लिए किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब आप देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स के लिए पहले लिखेंगे आप डेटा टाइप और वेरिएबल। ये अभी तक तो आपने देख लिया है वेरिएबल तक कि ये एक प्रोसेस किस में आ जाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन में। अब बराबर करके यहाँ पर वैल्यू देंगे तो वो उसमें आ जाएगा आपके इनिशियलाइजेशन में। तो अब एग्जांपल बताता हूं मैं, यहाँ पर एक लिखा है मैंने इंटीजर num नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर 10 लिखा है, तो ये इनिशियलाइजेशन का उदाहरण है। एक char नाम का जेंडर नाम का मैंने बनाया है जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ m। एक इंटीजर नाम का और मैं बना रहा हूँ डेटा टाइप के साथ वेरिएबल जिसमें मैं n1 n2 और n3 को बना रहा हूँ और उनका मान दे रहा हूँ 10। तो इसका सिंपल सा मीन है कि n3 के अंदर गया है n10, n3 का मान गया n2 में, तो यहाँ पर भी 10 ही जाएगा, n2 का मान गया है यहाँ पर n1 में, तो इन तीनों का मान जो है वो 10 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। मतलब तीनों आपस में इक्वल, मतलब तीनों हैं जो आपस में असाइन हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है इस साइड का जो वैल्यू है वो इसमें असाइन हो जाएगा। आपको मैंने पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर में भी बताया था और इसके अंदर हम वैसे वापस भी देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखनी है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कॉन्स्टेंट के बारे में, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं उनको आप जानते हैं यहाँ पर। तो कॉन्स्टेंट के अंदर देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्यूटर मेमोरी में, सॉरी यहाँ पर समझिएगा, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा स्टोर करने से पहले हम मेमोरी लोकेशन को एक नेम या आइडेंटिफाई असाइन करते हैं। इन्हीं नेम को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल या कांस्टेंट। मतलब एक चीज है कि वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो दोनों सेम है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, देखते जानते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के डिक्लेरेशन का तरीका, सिंटेक्स अलग अलग होता है और वेरिएबल डिक्लेरेशन सिंटेक्स से ही पता चल जाता है कि मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट होगा या कॉन्स्ट। यानी जब आप वेरिएबल बनाते हैं और एक कांस्टेंट बनाते हैं, तो मैं आपको अभी एक मेथड बताऊंगा जिससे आप शुरू में ही पता लगा देंगे कि मेमोरी में कांस्टेंट जाएगा या वेरिएबल जाएगा। वेरिएबल का अगर आप सही में देखें, वेरिएबल का अगर आप ये जो है थोड़ा इसका डेप्थ देखें, तो वेरिएबल का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तनशील, जिसको कभी भी बदला जा सकता है, अस्थायी माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कांस्टेंट का हिंदी अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो स्थिर होती है, ठीक है ना। वैसे साइंस के अंदर भी टॉपिक आते हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल जो होता है वो परिवर्तनशील होता है जिसको अस्थायी माना जाता है, और कांस्टेंट जो होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, जो कभी भी अपरिवर्तनशील होता है, जिसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं कांस्टेंट डिफाइन करना और उन्हें प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सी लैंग्वेज में मुख्यतः दो तरह से जो है कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके, पहला यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, दूसरा है आपका यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। ये दोनों मेथड आप यूज ले सकते हैं, यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड और एक होता है यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। इन दोनों की मदद से आप इन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, एक यूज ले सकते हैं आप। अब देखिए हैश यूजिंग, अब मैं आपको बताता हूँ यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, ये पहला वाला वे देखते हैं इसमें क्या है। कॉन्स्ट डिफाइन करने के दोनों तरीके में से कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से कांस्टेंट कीवर्ड डिफाइन करना ज्यादा अच्छा तरीका माना जाता है। यानी जो अभी आप ये तरीका पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से आप लोकल या ग्लोबल कहीं भी कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप कांस्टेंट का स्कोप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसके लिए आप लिखेंगे कॉन्स्ट, उसके आगे आप लिखेंगे यहाँ पर डेटा टाइप और वहां पर आप उसके आगे लिखेंगे कांस्टेंट नेम, ठीक है। और उसके आगे उसकी जो भी आपकी वैल्यू है वो यहाँ पर आप इसके अंदर लिख देंगे। इसका एग्जांपल देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है कॉन्स्ट इंटीजर और यहाँ पर लिखा है मैंने साइज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 125 जो कि इस साइज नाम के कांस्टेंट के अंदर जा रहा है। तो ये होता है कांस्टेंट, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरीकों को जानते हैं। जो दूसरा तरीका है आपका हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर वाला।
सी प्रोग्रामिंग में आप हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर की हेल्प से कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसमें भी हैश इंक्लूड स्टेटमेंट की तरह लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हैश डिफाइन कर देंगे पहले, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब इस तरीके से कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तब उन कांस्टेंट को मेमोरी में जगह नहीं मिलती, क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होने की वजह से प्रोग्राम कंपाइल टाइम से पहले ही आईडी पर जहां जहां आपने कांस्टेंट लिख रखा है उन जगह पर कांस्टेंट की वैल्यू रख देता है, यानी ये उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। और अगर इसका सिंटैक्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हैश डिफाइन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर यूज लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कांस्टेंट का जो नाम है, उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हैश डिफाइन, एक मैंने लिया है कांस्टेंट साइज, ठीक है, साइज नाम का कांस्टेंट बनाया मैंने, और इसके अंदर वैल्यू दी है 168, ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है। तो ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो आज का क्लास है ये क्लियर होता है। अब मैं आपको कुछ वापस इसका रिपीटेशन देता हूँ ताकि आज के क्वेश्चन जो है वो आप क्लियर कर पाएंगे। साथियों, अभी जो है सिलेबस को थोड़ा जल्दी करने के लिए मैं जो है आपको प्रैक्टिकल जो है लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। जो छोटे टॉपिक आ रहे हैं उनका प्रैक्टिकल, मेरे कहने का मतलब है कि इनका प्रैक्टिकल आपको लास्ट में जब मैं वापस रिवीजन करवाऊंगा, या बीच में अगर कोई टाइम मिलता है उस टाइम हम रिवीजन करते हैं, तो आपको मैं वापस जरूर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बड़े टॉपिक आएंगे तो उसका प्रैक्टिकल तो हम साथ में करेंगे। आप ऐसा मत मानिएगा कि भाई सर मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं बता रहे, प्रैक्टिकल भी आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, और आपको पहले मैं बता देता हूँ इसका प्रैक्टिकल। तो देखिए यहाँ पर मैं वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था। वेरिएबल क्या होता है, किसी मेमोरी की जगह को दिया गया नाम है जहां पर आप कोई भी डेटा को स्टोर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमने जाना था कि आप वेरिएबल के डिक्लेरेशन से क्या समझते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है इस वेरिएबल को बनाना। अब डिक्लेरेशन के अंदर आप क्या बता रहे हो कि इस वेरिएबल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कंपाइलर को दे रहे हो, यानी ये कौन सा डेटा टाइप हो, ये डेटा टाइप कितनी स्पेस लेगा, ये सारा इससे डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। इसके दो तरीके बताए थे मैंने आपको, ठीक है ना, जिसमें आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो और एक एक अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आप एक ही लाइन में सभी डेटा टाइप के ये क्लियर करते हो अगर आप, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए वैल्यूज का। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर तो कर लिया आपने, उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की जाती है तो उस प्रोसेस को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको मैंने जो है बताया था कि आप यहाँ पर जो है वेरिएबल का डेटा टाइप का नेम, डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। तो कांस्टेंट भी वेरिएबल की तरह ही होते हैं डिटो, लेकिन इनके सिंटैक्स का तरीका अलग होता है। और दूसरी बात ये होती है कि आप जब इसको डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि मेमोरी में वेरिएबल जाएगा या कांस्टेंट जाएगा। कांस्टेंट को आप ऐसे मान के, वेरिएबल जो होता है वो अस्थिर होता है, यानी जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट में जो वैल्यू होती है वो आपके कभी बदली नहीं जा सकती, ये स्थिर होती है, फिक्स। उसके बाद मैंने आपको इनको दोनों तरीके बताए थे, ठीक है ना, यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड और यूजिंग हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर के बारे में। कॉन्स्ट कीवर्ड अगर आप यूज करते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, जिसमें आप लोकली और ग्लोबली कहीं पर भी जो है आप कांस्टेंट का एरिया जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके तरीके भी बताए थे मैंने। कॉन्स्ट डेटा टाइप कॉन्स्ट का नेम लिखो कांस्टेंट का, और यहाँ पर आप लिख दीजिए उसका वैल्यू। उसके बाद मैंने एक हैश डिफाइन वाला बताया था जिसमें आप हैश डिफाइन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा भाई, मैंने सेमीकोलन दे दिया था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हैश डिफाइन, उसके बाद साइज, और यहाँ पर जो भी आपका साइज है उसका फिक्स कर दीजिए। तो ये अब यहाँ पर कांस्टेंट फिक्स हो चुका, जो वेरिएबल के रनिंग के दौरान या सॉरी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये मान नहीं बदलेगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अब आज के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जिनका आंसर आपको एक पेज के ऊपर लिखकर आपको कमेंट बॉक्स में सॉरी आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करने हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी बुक्स बहुत जल्द आपको जो है हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अब देखिए, पहला आता है क्वेश्चन आपका कि वेरिएबल क्या है समझाइए। दूसरा प्रश्न है आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है समझाइए। तीसरा प्रश्न है सी भाषा में कांस्टेंट क्या होता है समझाइए। चौथा होता है बीसीपीएल का पूर्ण रूप बताना है, और पांचवा है कि सी भाषा में इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। सी भाषा में इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर इनका जो है पेज के ऊपर लिखकर बताने हैं।
तो साथियों आज की क्लास कैसी लगी है आप सभी अपनी राय जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।